और अब खबर तफसील से। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने शिवसेना और शिंदे ग्रुप को नोटिस जारी किया था ताकि ये मालूम किया जा सके कि शिवसेना पार्टी पर किसका दावा दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट शिवसेना की तरफ से दायर दरख्वास्त पर समाअत करेगा, जिसमें इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर रोक लगाने का मुतालबा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट 1 अगस्त को शिवसेना की अर्जी पर समाअत करेगा। महाराष्ट्र में शिवसेना बमुकाबला शिवसेना के बीच महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने सामना को खास इंटरव्यू दिया है। उन्होंने शिंदे ग्रुप पर धोखा देने का इल्जाम लगाया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्होंने पीठ में खंजर घोंपा है, लेकिन उनमें इतनी ताकत नहीं है कि हमसे वो भिड़ सकें। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को भी सख्त निशाना बनाया। उन्होंने बीजेपी को कश्मीर में पीडीपी के साथ इत्तेहाद करने पर आर दिलाया। ठाणेकर सुज्ञ आहेत। हे जे पालापाचोळा जो आहे ते म्हणजे काय ठाणेकर नाहीत। ठाणेकर आणि ठाणेकर नागरिक, शिवसेनेचे ठाणे आणि ठाण्याची शिवसेना, हे जे नातं आहे ना, हे ह्या पालापाचोळ्याला तोडता नाही येणार। त्याच्यामुळे मी तर म्हणेन पूर्ण महाराष्ट्र आणि ठाणं सुद्धा, अर्थात त्याच्यात आलं मुंबई सुद्धा आली, सगळेजण निवडणुकांची वाट बघतायत। आणि म्हणून माझं मत हेच आहे की याच्या पुढे एक असा कायदा झाला पाहिजे की ज्यांना कोणाला युती करायची असेल त्या दोन्ही पक्षांचं, 3 पक्षांचं, 10 पक्षांचं जे काय कडवळ तुम्हाला करायचं असेल ते करा, मात्र तुमच्यामध्ये करार मदार काय झालेला आहे तो जनतेसमोर ठेवा। जागा वाटप किती होणार आहे, कोणत्या ध्येयावरती, धोरणावरती तुम्ही युती करणार आहात, काय पुढे करणार आहात हे करा। म्हणजे काय झालं असतं, एक तर जे माझं आणि भारतीय जनता पक्षाचं ठरलं होतं ते जे आता आधी नाकारून आता त्यांनी ते केलं, हे आधी जनतेसमोर उघडपणाने आलं असतं। दुसरी गोष्ट, निवडणुकीनंतर जे काय त्यामुळे मला करावं लागलं, महाविकास आघाडीचा जन्म नसता झाला। तो महाविकास आघाडीचा जन्म आम्ही दिला तेव्हा सुद्धा तुम्ही बघितलं की आम्ही शपथ जी मी घेतली ती शिवतीर्थावरती घेतली। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या आणि बाळासाहेबांचं स्मारक आहे तिकडे, त्या साक्षीने घेतली। हजारो लाखो लोक आणि शिवतीर्थ हे भगवं पूर्ण फुलून गेलं होतं, ओसांडून वाहत होतं पूर्ण। म्हणजे जर लोक नाराज असतील तर तिकडे कोणी आलं नसतं। पण तरी देखील माझं मत असं आहे की आता निवडणुका घ्या। जर आम्ही महाविकास आघाडी स्थापन करून चूक केली असेल तर लोक आम्हाला घरी बसवतील, आणि जर भारतीय जनता पक्षाने माझं, कारण शेवटी जनता मला ओळखते, नाही म्हटलं तरी आता आमची 6वी पिढी ही महाराष्ट्राच्या जनतेसाठी काम करते। 6वी पिढी, त्याच्या आधीच्या पिढ्या सुद्धा होत्या। पण एक तर लोक त्यांना घरी बसवतील त्यांनी चूक केली असेल तर, जो करार त्यांनी आमच्याशी केला होता तो तोडला म्हणून, नाहीतर आम्ही पाप केलं म्हणून आम्हाला घरी बसवतील। होऊ द्या जनतेच्या कोर्टात फैसला, माझी तयारी आहे। और उद्धव ठाकरे के सामना को दिए इंटरव्यू पर महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला ने चुटकी ली है। फडणवीस ने कहा है कि वो लाइव मैच देखते हैं और उद्धव का इंटरव्यू फिक्स्ड है। आदित्य ठाकरे के प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं, अंत में जब सरकार का समर्थन समाप्त हो गया था, ऐसे समय 400 GR सरकार ने निकालने नहीं चाहिए थे। जितना पैसा नहीं था उससे 5 गुना पैसा बांट दिया। अब उसको ऐसा कि ऐसा अगर हम चलने देंगे तो भट्टा बढ़ जाएगा सरकार का। इसलिए सारे रिव्यू के, किसी व्यक्ति को लेकर रिव्यू नहीं है, ये पूरी सिस्टम का रिव्यू है। और आपको एक और अहम खबर यहाँ पर दे दें कि जिस तरह से यहाँ उद्धव ठाकरे के इस बयान के बाद से फडणवीस ने जो बयान दिया है उस पर उन्होंने चुटकी भी ली है। लेकिन इससे अलग अब कुछ और खबरें। नांदेड़ समेत मराठवाड़ा के मुतअद्दिद अजला में पिछले 3 दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से गोदावरी नदी की सतह आब में गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा है। जायकवाड़ी का नाथ सागर और नांदेड़ का विष्णुपुरी डैम पूरी तरह से भर चुका है, इसलिए इजाफी पानी को नदी में छोड़ने के लिए दोनों डैम के गेट खोल दिए गए हैं।
वसी मकदार में गोदावरी में पानी छोड़े जाने की वजह से सैलाबी सूरत हाल के पैदा होने का अंदेशा भी जताया जा रहा है। इंतजामिया ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को चौकन्ना रहने और महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की अपील की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का यह सिलसिला मजीद 2 दिनों तक जारी रहने के इम्कानात हैं। बारिश की वजह से नांदेड़ शहर में भी जगह जगह नशेबी इलाकों में बारिश का पानी जमा हो रहा है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के विदर्भ में जारी बारिश के सबब लोगों का बुरा हाल है। बारिश की वजह से अमरावती शहर के मगरबी इलाके का यानी मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में जिंदगी बदहाल है। एक तरफ जहां बारिश के बायस नई नई बीमारियां इलाके में जन्म ले रही हैं, तो वहीं बदहाल सड़कें इलाके की बदहाली बयां कर रही हैं। सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़े हैं और इन गड्ढों में पानी भर जाने की वजह से आए दिन लोग हादसात का शिकार हो रहे हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि कई बार इस मामले को लेकर उन्होंने मुतअद्दिद बार यानी कई बार मकामी काउंसलर से अपील की है, लेकिन किसी ने इस जानिब तवज्जो नहीं दी। असल में प्रॉब्लम यह है कि ये जो है एरिया ये लेआउट माना जाता है, लेकिन लेआउट होने के बावजूद भी ना यहाँ पे कोई काम है। रोड भी पूरा, स्कूल के बच्चे आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। इतनी तकलीफ होती है कि बारिश में तो हम लोग तो जा ही नहीं सकते, गाड़ियाँ भी ऐसे दूर खड़े करना पड़ता। और ये डीएड कॉलेज रोड से अंजुमन स्कूल और मस्कत हॉस्पिटल, ये पूरा एरिया ना इसमें गटर है, ना नाली है और ना ही रोड है। हालांकि हम लोग टैक्स भर रहे हैं और क्या बोलते हैं लेआउट प्लान है, महानगर पालिका को ये इधर भी ध्यान देना चाहिए। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कल्याण में आम आदमी पार्टी ने एहतजाज किया। एहतजाज में आम आदमी पार्टी के कारकुनों ने हाथों में दूध के पैकेट लेकर मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। वाज़ेह रहे कि पैक शुदा दूध और इनकी मसनूआत पर जीएसटी लगने से इनकी कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी सड़कों पर एहतजाज कर रही है। ये जो जीएसटी बढ़ चुकी है उसके बारे में आज अगर आप देखोगे कोई भी सरकार आ रही है महाराष्ट्र में, पर वो सामान्य जनता का कोई विचार नहीं कर रही। सामान्य जनता की विचारसरणी से नहीं बनाई जा रही है। जीएसटी बढ़ रही है। आज दूध जो एक नॉर्मल गोश्त हर एक के घर में जाता था, आज वो भी लेना मुश्किल हो गया है। 1000 रुपए गैस हो गए हैं, जीएसटी बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल सीएनजी सबके रेट बढ़ चुके हैं। और ऊपर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि दिल्ली पंजाब में रेवड़ी बांटी जा रही है। नहीं सर, अगर महाराष्ट्र में भी आप अब हमारे सामान्य जनता का, हमारा पैसे का, टैक्स का नियोजन प्रॉपर करोगे तो वही रेवड़ी कल्चर आप यहाँ पे ला सकते हो। हमारे बच्चों को फ्री में एजुकेशन मिला, हमें 200 यूनिट लाइट फ्री मिलना ये गलत नहीं है। महिलाओं और वृद्धों को फ्री में ट्रैवलिंग मिलना ये गलत नहीं है, इसको रेवड़ी नहीं बोला जाता। बॉलीवुड अदाकार रणवीर सिंह के ओरिया फोटोशूट मामले में मुंबई पुलिस ने रणवीर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शिकायत कुरंदा के वकील एडवोकेट अखिलेश चौबे के मुताबिक रणवीर के मद्दाह ज्यादातर बच्चे हैं जिनके पास पढ़ाई के लिए मोबाइल है और रणवीर की इस ओरिया तस्वीर को देखकर उनके दिमाग पर बुरा असर पड़ सकता है और गलत पैगाम जाने का इम्कान है। उन्होंने रणवीर सिंह की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। मुंबई के चेंबूर पुलिस स्टेशन में हमने जो अपनी कंप्लेंट डाली हुई थी अभिनेता रणवीर सिंह के अगेंस्ट में, आज मुंबई पुलिस ने सेक्शन 292, सेक्शन 293 ऑफ आईपीसी और 67B ऑफ आईटी एक्ट के तहत रणवीर सिंह पर मुकदमा दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई शुरू की है। रणवीर सिंह ने जिस तरह से अपने ट्विटर हैंडल पर, अपने इंस्टाग्राम पर उनके न्यूड फोटोग्राफ पोस्ट किए थे, कला के नाम पर जिस तरह से वो नग्नता को समाज के सामने प्रस्तुत कर रहे थे, और चूंकि उनकी फिल्में बच्चों में ज्यादा उनकी फिल्मों का क्रेज है, बच्चों के हाथ में आज एजुकेशन के लिए मोबाइल हर बच्चे के हाथ में है, इसके कारण इसका बच्चों पर और हमारे समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। इसलिए इसका विरोध करने के लिए हमने एफआईआर की थी। मैं मुंबई पुलिस को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आज एफआईआर रजिस्टर की है और आने वाले समय में रणवीर सिंह की गिरफ्तारी की जाएगी। महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर श्रीकांत देशपांडे ने जानकारी देते हुए कहा है कि अब महाराष्ट्र में आधार कार्ड को वोटर शनाख्ती कार्ड से जोड़ दिया जाएगा।
इसके साथ ही रियासती इलेक्शन कमीशन के अफसर देश पांडे ने कहा है कि इसके लिए अमल पूरी रियासत में 1 अगस्त 2022 से शुरू हो जाएगा। श्रीकांत देश पांडे ने कहा कि ये कदम राय दहिंदों की शनाख्त कायम करने और वोटर लिस्ट में इंदराजात की तस्दीक के लिए उठाया जा रहा है, क्योंकि अब वोटर शनाख्ती कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक किया जाएगा ताकि एक से ज्यादा हलकों में या एक से ज्यादा बार एक ही हलके में एक ही शख्स के नाम के इंदराज की शनाख्त की जा सके। भिवंडी के मशहूर ड्रामा निगार और अदीब इमरान ब्राडी, जिनके ड्रामा का उर्दू अकादमी की जानिब से इनाम का ऐलान भी हुआ है, इनके एजाज में तौसीफी कमेटी की जानिब से रईस स्कूल के उर्दू बसेरा हॉल में एक इस्तकबालिया प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में भिवंडी व मुंबई की अदबी शख्सियात ने शिरकत की। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस बरहम है। मुंबई में भी कांग्रेस के सीनियर लीडरान की सरबराही में पार्टी कारकुनों ने एहतजाज किया। इस हवाले से कांग्रेस लीडर नसीम खान ने न्यूज 18 उर्दू से खास बातचीत की। ईडी ने आज दूसरी बार सोनिया गांधी को दिल्ली के दफ्तर में बुलाया, जहां पर पूछताछ कर रही है। हमारे साथ नसीम खान जी, उनसे बात करते हैं। नसीम जी, किस तरह से देखते हैं, पहले राहुल गांधी जी को बुलाकर ईडी ने पूछताछ किया, अब जो है सोनिया गांधी को दूसरी बार बुलाया गया है। देखिए, मोदी सरकार का ये तानाशाही रवैया है। मोदी सरकार की गलत नीतियों का जो विरोध करता है उसको डराने धमकाने की कोशिश केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। राहुल जी को भी इसी तरह से उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश करने के लिए ईडी का गलत इस्तेमाल किया गया। आज सोनिया गांधी जी, जिनका इतिहास इस देश की एकता, अखंडता और सत्ता को लात मारने का इतिहास सोनिया जी का रहा है, ऐसी नेता को ईडी के माध्यम से गलत तरह से उनको बार बार आज दूसरी बार बुलाकर कहीं ना कहीं डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है, उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास रहा है, बलिदान का इतिहास रहा है। इस देश को एकता और अखंडता और देश की जनता की आवाज़ बनने का इतिहास रहा है, और गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार की इन डराने धमकाने की नीतियों के आगे झुकने वाली नहीं है। आज मुंबई में हम देख रहे हैं कि तमाम जो बड़े नेता हैं यहाँ पर आए हैं, सत्याग्रह यहाँ पर किया जा रहा है। इसके पहले हमने देखा था कि सड़कों पर उतर करके जो है विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन अब तक सरकार के कान में जू तक नहीं रहेगा। आपको क्या लगता है कि ये किस तरह से प्रक्रिया आगे और लेकर जाएंगे कांग्रेस पार्टी से? देखिए, ये सरकार डिक्टेटरशिप के नाम पर सरकार चल रही है, तानाशाही रवैये की बुनियाद पर सरकार चल रही है। आज पिछले 8 साल में आपने देखा, चाहे किसानों के खिलाफ लाया गया हुआ काला बिल हो, 700 किसान शहीद हुए, 1 साल तक आंदोलन चला। उत्तर प्रदेश का जब चुनाव आया तब मोदी जी को याद आया कि ये कानून हमें वापस लेना चाहिए, जबकि राहुल गांधी जी ने सबसे पहले पार्लियामेंट में कहा था कि किसानों के हित का कानून नहीं है, ये किसानों को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए कानून को रोकना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। इसी तरह से आज देश में बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, महंगाई बढ़ते जा रही है, देश का रुपया कमज़ोर होते जा रहा है, आर्थिक परिस्थिति खराब हो रही है। इन तमाम सारे मुद्दों पर, मोदी सरकार के फेल्यूर पर कांग्रेस की आवाज़ विपक्ष के नेता जब जब उठाते हैं तो कहीं ना कहीं केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग करके उनको दबाने और उनकी आवाज़ को कमज़ोर करने की कोशिश मोदी सरकार कर रही है। लेकिन उसके आगे सरकार के इस रवैये से कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। नसीम जी, इसी से जुड़ा एक सवाल कि हमने देखा है कि बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे सिलेंडर गैस की बात की जाए, कितना महंगा हो गया है, पेट्रोल डीजल की बात की जाए, अब जो है जीएसटी भी लागू कर दिया गया है रोज़मर्रा में इस्तेमाल करने वाले सामान में। जब इन मुद्दों की बात की जाती है तो बीजेपी की तरफ से या उनके प्रवक्ता की तरफ से हिंदू मुस्लिम ला दिया जाता है, बीच में मंदिर मस्जिद ला दिया जाता है, लेकिन महंगाई पर बात करने से बीजेपी कतरती है। बात यही है, कांग्रेस यही तो सवाल पूछ रही है कि आप महंगाई पर चर्चा क्यों नहीं करते, आप बेरोजगारी पे चर्चा क्यों नहीं करते, आप जो गलत जीएसटी लगा रहे हैं देश पे, दूध जैसे सामान पर, जो गरीब बच्चों को दूध पीने के लिए माएँ खरीदती हैं उन पर भी आप जीएसटी लगाते हैं। गरीब आदमी अस्पताल में एडमिट होने जाएगा, उसके बेड के ऊपर भी जीएसटी लगेगी। आखिर एक काला जीएसटी, अलग अलग तरह के काले कानून, किसानों के खिलाफ काला कानून, बेरोजगारों के लिए कोई नीति नहीं। आर्मी की आज सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो पूरी सुरक्षा हमारे आर्मी की खतरे में पड़ते जा रही।